Welcome to the new video, students. We are dealing with the chapter biodiversity and its conservation. In the previous video, I have told you the different methods of conservation of biodiversity. We know that loss of biodiversity is very harmful, and there are various animals which are classified into several groups like endangered species, extinct species, critically endangered species, then vulnerable स्पीशीज़ है ना. डिफरेंट ग्रेड्स के जो है वो एनिमल को हमने क्लासीफाई किया हुआ है ना. और ये पूरा डाटा जो है वो रेड डाटा बुक के अंदर मेंटेन है, जो कि IUCN मेंटेन कर रहा है ना. और इसके अंदर हमने देखा था कि इन सीटू कंजर्वेशन कैसे करते हैं. इन सीटू कंजर्वेशन करने के लिए मैंने बताया था तुम लोगों को कि वी हैव टू बिल्ड नेशनल पार्क, वी हैव टू बिल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, वी हैव टू डिक्लेयर वेरियस जोन एज रिजर्व फॉरेस्ट है ना, एंड एनिमल रिजर्व प्रोजेक्ट जैसे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट होते हैं है ना, फॉरेस्ट रिजर्व होता है. तो ये सारे जो प्रोसेस थे, ये सारे जो प्रैक्टिसेस है, ये कैसे है, ये इन सीटू कंजर्वेशन है, बिकॉज इट इन्वॉल्व ग्रोइंग प्लांट्स एंड डेवलपिंग एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट. दूसरा एक जो मेथड है वो है एक्स सीटू, उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर. हमने देखा था जूलॉजिकल पार्क के अंदर हम एनिमल्स को मेंटेन करके रख सकते हैं. उसके बाद में बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर हम प्लांट्स की वेराइटीज़ को मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से अलग. इसी में जो एक्स सीटू कंजर्वेशन के प्रैक्टिसेस है उसके अंदर कुछ और टॉपिक हमको देखना है. जैसे एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि सीड बैंक हम तैयार कर सकते हैं. सीड बैंक है ना, जैसे कि हमारा बैंक होता है, बैंक के अंदर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और जब आवश्यकता होती है हमको लेके आते हैं. वैसे ही जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है और बहुत सारे जो कमिटीज़ है वो क्या करती है, सीड बैंक रन करती है. यानी उनके पास में वेराइटी ऑफ प्लांट्स के सीड्स प्रेजेंट होते हैं और वो सीड को प्रोटेक्ट करके उनके पास कलेक्ट करके रखते हैं, और जब आवश्यकता होती है तो वो सीड को लोगों को देते हैं. ठीक, तो वो हो गया हमारा क्या, सीड बैंक. सीड बैंक से क्या हो रहा है कि सीड के कलेक्शन करके रख रहे हैं. सिंपली सीड का क्या है, यहाँ पे कलेक्शन है ना. इसकी एक बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, दैट इज राही भाई पोपरे. ठीक है ना, एक केस स्टडी है तुमको, राही भाई पोपेरे. ठीक है, तो ये एक लेडी का नाम है विच इज नोन एज सीड मदर ऑफ महाराष्ट्र. इसको क्या बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र की सीड मदर. ठीक है ना, सीड मदर ऑफ महाराष्ट्र है ना. क्यों इनको बोला जाता है, बिकॉज दैट लेडी शी इज़ हैविंग वेराइटी ऑफ सीड कलेक्शंस. उसके पास में बहुत अलग अलग प्रकार के सीड कलेक्शंस है. अप्रोक्सीमेटली ही हैज़ 54 क्रॉप्स सीड. ठीक है ना, इसके पास में जो है वो 54 क्रॉप्स के अलग अलग सीड है, और 54 क्रॉप की टोटल 116 वेराइटीज़ है. कितनी, 116 वेराइटीज़. ठीक है ना. क्रॉप्स इंक्लूडिंग वाइल्ड वेराइटीज ऑफ मैंगो, स्पिनच, गुआवा, ब्रिंजाल है ना. इसके अंदर क्या क्या है, मैंगो, स्पिनच, गुआवा, देन ब्रिंजाल, देन मेथी है ना. ये डिफरेंट काइंड्स के जो सीड है उसको शौक है वो कलेक्ट करके रखने का, और वो शौक इतना बढ़ाया कि उसके पास में डिफरेंट वेराइटीज़ की, वाइल्ड वेराइटीज़ का सीड बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, कलेक्ट हो गया है ना. और सीड बैंक, अब ये सीड रखने के लिए कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं है ना. हम जो है सिंपली थैली के अंदर भी है वो सीड कलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि उसको हमको कीड़ों से बचाना पड़ेगा, माइट से बचाना पड़ेगा है ना. तो हम सिंपल जार में भी जो है वो इनका कलेक्शन करके रख सकते हैं है ना. तो ये एक केस स्टडी हो गई हमारी सीड बैंक के फॉर्म में. वैसे ही एक और केस स्टडी है, ये तो प्लांट के क्रॉप्स के बारे में होगा. अगर एनिमल को हमको प्रोटेक्ट करना है तो एनिमल का एक बैंक है, क्रोकोडाइल बैंक.
तुमको पता होगा, नाम सुना है कि नहीं पता नहीं मुझे, क्रोकोडाइल बैंक। इट इज लोकेटेड इन चेन्नई, ठीक है, चेन्नई के अंदर। देखो रोमुलस विटेकर एक आई थिंक विटेकर है, हाँ विटेकर ही नाम था उसका, इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट है, डिस्कवरी पर या नेशनल ज्योग्राफिक पर तुमने देखा भी होगा, बूढ़ा सा है वो, वाइट बाल वगैरह उसके है। तो वो स्नेक्स वगैरह पकड़ता है, किंग कोबरा ज़्यादा पकड़ता है वो एक्चुअली। तो वो इंग्लैंड से वो यहीं पे शिफ्ट हो गया है चेन्नई में, और उसने क्या किया है, क्रोकोडाइल बैंक, यानी वहाँ पे क्या किया है कि उसने एक बहुत बड़े एरिया को रिजर्व किया और वहाँ पे उसने क्रोकोडाइल का कलेक्शन किया, और वहाँ पे फिर धीरे 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 इतनी मात्रा में क्रोकोडाइल रिप्रोड्यूस हो गए कि वो आई थिंक एशिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल पार्क हो गया, ठीक है ना। और जिधर जहाँ तक तुम देखेंगे तो दूर तक वो मगरमच्छ, ये क्रोकोडाइल ही क्रोकोडाइल दिखते हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है, ये ऐसा अगर हम लोग की एनिमल्स के किसी पर्टिकुलर एनिमल के स्पेशीज़ को पकड़ के वहाँ पे हम उनका रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो वहाँ उनकी मात्रा में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होंगे वो, ठीक है ना। तो उस दो फायदे हो रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है कि उनका प्रोटेक्शन हो जा रही है, दूसरी उनकी पॉपुलेशन उल्टी बढ़ जा रही है क्या नहीं। तो हम ये एक C2 कंजर्वेशन कर सकते हैं सीड बैंक के थ्रू प्लांट के केस में, और एनिमल बैंक्स जो हम फिर उसके बाद में एक क्या बोलते हैं इसको, गमिट बैंक भी हो सकता है। गमिट बैंक, इसके अंदर क्या किया जाएगा, इट इन्वॉल्व स्टोरेज ऑफ गमिट्स एट वेरी लो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली -190 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो है वो क्या किया, स्टोरेज किया जाएगा, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में ये गमिट्स को स्टोर करते हैं, और बाद में जब गमिट्स को 10 साल 20 साल के बाद निकालेंगे तो वो गमिट्स एज इट इज कंडीशन में रिवाइव कर सकते हैं हम, है ना। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, वी कैन इवन स्टोर आवर स्टेम सेल्स, हमारे स्टेम सेल्स को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, और 10 या 20 साल बाद जब हमको आवश्यकता पड़ेगी कोई एक डिजीज़ के केस में, तो हम वो हमारे ही स्टेम सेल्स को हमारे ही डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो यानी फ्रीज कर देना, एकदम फ्रीज करके स्टोर करना। बात ख्याल में आई, तो ये हो गया एक। उसके बाद में हमको ये तो दो मेथड हो गए, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का। इसके साथ साथ वी हैव टू फोकस ऑन द वेरियस लॉज एंड एक्ट फॉर्मेशन। हमको अलग अलग एक्ट और लॉज फॉर्म करने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस और हार्म कर रहा है उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो, ट्री कटिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, हंटिंग पर पॉचिंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो, है ना। और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो तैयार होती है, डेवलपमेंट के नाम पे इंडस्ट्रीज लगा देते हैं और इंडस्ट्रीज़ के लिए जंगल के जंगल ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो ये भी जो है इस पे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ क्या करती है, एक सेमिनार टाइप ऑर्गेनाइज करते हैं वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही जिसको समिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समिट। तो ऐसा ही हमारे यहाँ पे क्या हुआ था 1992 के अंदर, 1992 में एक समिट हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। 1992 में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये हुआ था, है ना। और ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, ठीक है, रियो डी जेनेरो। ठीक है, रियो डी जेनेरो के अंदर EIRO, EI स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेना, EIRO, ठीक है, रियो डी जेनेरो। आई थिंक ये ब्राज़ील या उस साइड में है, ठीक है ना, रियो डी जेनेरो नाम सुना होगा तुमने। तो यहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था किसके लिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। पूरे वर्ल्ड के लोग कितने चिंतित है ना, उसके ऊपर
एक कमेटी फॉर्म हुई वहाँ, और वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ जिसके अंदर अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने भाग लिया। हमारे भारत से भी जो है रिप्रेजेंटेटिव गए और उन्होंने वहाँ ये डिस्कस किया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, है ना। वहाँ पे अलग अलग टाइप के जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े लेवल के साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना, कि हमें कौन कौन सी स्टेप्स लेनी चाहिए। तो ये कन्वेंशन में भाग लेने के बाद में हमारे यहाँ पे 2002 के अंदर कुछ एक्ट बनाए गए, कुछ लॉज फॉर्म किए गए। वो लॉज के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल क्या, जैसे एक एक्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये एक फॉर्मेशन हुआ, है ना। जो ये इसके अंदर ये अलग अलग आर्टिकल्स है जिसमें ये है कि भाई अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लॉस कर रहा है तो उसको कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल लेवल पे अलग कमेटी है, स्टेट लेवल की कुछ कमेटीज़ होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज़ होती है ना। वैसे ही ये कुछ कमेटीज़ है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक NBA स्टैंड्स फॉर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद में आता है स्टेट बायोलॉजिकल बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। स्टेट बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोलॉजिकल है, लेट मी रिमाइंड, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है। उसके बाद में BMC मीन्स बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो ये अलग अलग क्या है, बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, और है ना। तो इनका ये काम है कि जो भी NRI हो या लोकल लोग है तो वो रिसोर्सेज कितनी मात्रा में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेन कंट्री की एक इंडस्ट्री है और वो इंडस्ट्री को एक फैक्ट्री यहाँ पे डालना है ना, कार मेकिंग इंडस्ट्री है, तो कार अगर वो फ़ायदा तो देगी हमको, कार बनाने के लिए हमारे देश में आ तो रही है, लेकिन कार बनाने के लिए उसको ज़मीन लगेगी, ज़मीन लेने के लिए वो क्या करेगा, जंगल को काटेगा। तो ये जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है इनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो इनको आने वाली जो भी इंडस्ट्रीज़ है या लोकल बॉडी, जो भी लोकल लोग जो इंडियन है, वो अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह डालना चाहते हैं तो पहले ये अथॉरिटीज़ से क्या करना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। और उनको ये पूरा हिसाब किताब कि हम ईयरली इतना जो है वो कार्बन इमिशन होगा, यानी हमारी फैक्ट्री से इतना जो है वो पॉल्यूशन निकलेगा, ये निकलेगा। आगे चैप्टर में हम देखने वाले हैं पॉल्यूशन का इशू। तो ये सब उनका जो है वो फैक्ट्री के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस होती है कि कितनी मात्रा में वो प्रोडक्शन करेंगे, कितनी मात्रा में जो है वो ईयरली यानी कार्बन इमिशन कर सकते हैं। ये सारी जो है वो लिमिट्स होती है इनकी, है ना। हर कंट्री को भी ये जो है वो लिमिट्स होती है कि कार्बन इमिशन कितना होगा। कुछ कंट्रीज इसको फॉलो करते हैं और कुछ कंट्रीज फॉलो नहीं करते हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज है, US वगैरह है, ये फॉलो नहीं करते कभी। इनको क्या है, एक एक घर में 4-4 रेफ्रिजरेटर लगे हुए है ना, बेडरूम में अलग रेफ्रिजरेटर, किचन में अलग रेफ्रिजरेटर, टीवी के रूम में अलग, बाथरूम में भी रेफ्रिजरेटर, है ना। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट सीरियसली नहीं कि बाथरूम में भी रेफ्रिजरेटर लगेगा, क्योंकि यानी लग्जूरियस लाइफ गुजारने के चक्कर में एक ही घर के अंदर 4-4 रेफ्रिजरेटर, 4-4 टेलीविज़न लगा के रखे हुए हैं, है ना। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली है कि नहीं। और पॉल्यूशन हो रहा है मतलब इकोसिस्टम को डैमेज हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको ये बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के अंदर हमको देखनी थी, ये हमने देखा। अगला टॉपिक हमारा है पॉल्यूशन का, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।